आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जो हर 6 महीने में नेट का पेपर आयोजित करवाती है। पिछले लगभग 2 वर्षों से एक पेपर और यूजीसी ने अडॉप्ट किया है, इंक्लूड हुआ है नेट सब्जेक्ट में, जिसे भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम या शॉर्ट फॉर्म में IKS कह देते हैं। आई का मतलब इंडियन, के का मतलब नॉलेज और एस का मतलब सिस्टम। तो IKS जो सब्जेक्ट है वो पिछले 2 वर्षों से इंक्लूड है। नेट उसका पाठ्यक्रम भी बन चुका है नेट का, और मैंने स्वयं भी उसका एग्ज़ाम दिया है। और अभी जून में फिर वो एग्ज़ाम होगा। तो उसका सिलेबस क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसका जो कोड है वो 103 है। जैसे योग का कोड 100 है, ऐसे ही भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम या IKS उसका कोड 103 है। और पिछले जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके बाद से तो एक क्रांति सी आ गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को यूजी हो चाहे पीजी हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मेडिकल का हो, सभी को कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे एक समय था कि जब मोरल एजुकेशन पढ़नी पड़ती थी, नैतिक शिक्षा पढ़नी पड़ती थी, है ना, वैल्यू एजुकेशन पढ़ना पड़ता था, रामायण पढ़नी पड़ती थी, महाभारत पढ़ना पड़ता था। इसी तरह से वर्तमान में इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्रेज बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा क्रेज आ चुका है, एक तूफान आ चुका है, ये कह सकते हैं हम। क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि इसमें सारी हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है, इस सब्जेक्ट को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है, और किसी न किसी रूप में, किसी यूनिट के रूप में या किसी सिलेबस के रूप में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाने लगा है पिछले 2-3 वर्षों से। तो स्वाभाविक है, इनके टीचर्स की डिमांड तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन अभी इसके ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं। कुछ कुछ विश्वविद्यालय हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन अभी इतनी पढ़ाई न तो हो पा रही है, यानी पूरे भारत में अभी इसकी पढ़ाई कम ही होती है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कम ही होते हैं। मास्टर डिग्री भी तो शायद इंडिया में 1-2 जगह ही है। तो इसलिए शुरुआत में जो नेट का एग्ज़ाम है वो, यानी हु इज एलिजिबल फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, इसके एग्ज़ाम के लिए जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए कौन एलिजिबल है। तो देखिए, इसके लिए अलाइड सब्जेक्ट है ना, वो भी एलिजिबल हैं। यानी जैसे आपकी इंडियन फिलोसफी है, आपका योग है ना, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलाइड सब्जेक्ट हैं, वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी ईजाद हुआ है। शायद इसका ये चौथा एग्ज़ाम होगा नेट का, अभी जो जून में 2024 में होगा, ये फोर्थ एग्ज़ाम होगा शायद इसका। तो देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनका मिश्रण है। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, है ना, लाइफ साइंसेज हो, एग्रीकल्चर हो, सभी का मिक्सचर है वो। उसमें जो मॉडर्न साइंस है उसकी बात तो है ही, साथ में जो हमारी परंपरागत साइंस है, जो वेदों में, उपनिषदों में, है ना, इन जो ग्रंथों में जो साइंस छिपा हुआ है, इन टेक्स्ट में जो साइंस छिपा हुआ है, उसको कहीं न कहीं उजागर करना है, उसको कहीं न कहीं धरातल पर लेकर आना है। और रियली में ही वो बड़ा साइंटिफिक है। चाहे वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हों, चाहे आपकी जो भी परंपराएँ हैं, आपके घर में जो परंपरा है, आपके जो मकान देखते थे आप पहले, झोपड़ियाँ होती थी, है ना? पंचवटी होती थी, है ना? बाग-बगीचे होते थे, उन सब के पीछे विज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। उसी विज्ञान को पुनः धरातल पर लेकर आना है, उसी विज्ञान को पुनः युवा पीढ़ी से परिचय करवाना है, क्योंकि युवा पीढ़ी मॉडर्न एजुकेशन पढ़-पढ़ के वो अपनी जड़ों से दूर हो गए थे, अपने मूल से दूर हो गए थे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें मकसद ये है कि
जड़ों से जोड़ा जाना है, युवा पीढ़ी को पुनः जड़ों से जोड़ा जाना है। यानी बच्चे को ये नहीं पता, मैं खुद देखता था, जानता था, आज से लगभग 10 साल, 15 या 20 साल पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया है। तो बच्चों को हमने एक बार बोला कि बेटा वो चाबी पाना होता है ना खोलने के लिए, कि बेटा 19-20 का चाबी पाना लेके आना। ये आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल गाँव की बात बता रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा, मामा जी क्या होता है 19-20? मैं हैरान रह गया कि 4th क्लास का बच्चा ये कह रहा है कि 19-20 क्या होता है। वो गांव में रहने वाला बच्चा, जिसके माता पिता 8वीं 10वीं पढ़े हुए, और बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आप सोचिए हम किस दिशा में जा रहे थे। बच्चे को ये नहीं पता 19-20 क्या होता है। तो इसलिए अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपनी परंपराओं से जोड़ना, अपने मूल से जोड़ना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ही शायद पिछले 2-3 सालों से भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया गया है। अब और भी एक बात बताता हूँ आपको कि बहुत से बच्चों को, क्या टीचर्स को, या जो शायद इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि भारतीय महीनों के बारे में नहीं पता है कि कौन सा महीना कौन सा होता है ना। माँ पो आपने सुना होगा, आषाढ़ सावन चैत बैसाख, सिर्फ जनवरी फरवरी बच्चा जानता है। पेरेंट्स भी पूछते हैं, बेटा जनवरी की स्पेलिंग बताना, बेटा सैटरडे की स्पेलिंग बताना। यानी इन चीज़ों में ही हम उलझ कर रह गए कहीं ना कहीं। और आप छोड़िए, मतलब माँ पो साढ़ सावण भादवा कातक मंगशे, ये जो देसी महीने होते थे, देसी जो संवत होता था, ये सब भूल चुके हैं हम। तो इन सब से हमें परिचित होना है पुनः। भारतीय जो कला थी, डिजाइन थे जो बिल्डिंगों पर, पुरानी जो राजा महाराजाओं की बिल्डिंग होती थी, उनके जो डिजाइन थे, वो जो कला थी, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम होता था, है ना, मैथमेटिक्स का सिस्टम होता था, हेल्थ का जो परंपरागत तरीके से, कि जैसे बच्चा बीमार हो जाए या कुछ बीमार हो जाए तो कैसे उसको अपने मेथी कूट कर दे देते थे तो पेट का दर्द ठीक हो जाता था। ऐसे बहुत से उनके पास टेक्निक्स थी, विधियां थी, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलबींग से रिलेटेड हो, है ना। तो उन सब को पुनः उजागर करना है, पुनः उन्हें एक सब्जेक्ट का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब तक ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चा क्यों पढ़ेगा? आषाढ़ सावन भादर, है ना, ये जो महीने होते हैं, आशोज, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक स्नान भी होता था ना, आज भी काफ़ी लड़कियां करती हैं। तो उसके पीछे साइंस है, लेकिन आजकल बहुत सी लड़कियों ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब एजुकेशन का दबाव इतना है कि बच्चियों को कोई जाने नहीं देता नहाने के लिए। इस तरह से कार्तिक की जो पूरी प्रक्रिया होती थी, तो हमारी ये जो पूरी साइंटिफिक थी, पूरी स्पिरिचुअली जो पद्धति थी, इसको पुनः उजागर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी पहल है, होना चाहिए। जो परंपरागत खेल थे उन्हें पुनः हाईलाइट किया जा रहा है, जो भी कला थी हमारी, जो भी कल्चर था, है ना, वो सब पुनः उजागर हो रहा है, पुनः उसको शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा है। और इसलिए टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी, स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, विश्वविद्यालय लेवल पर भी। उसी की पहल की जा चुकी है कि हायर एजुकेशन में नेट का सिलेबस आ गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस है। मैं हिंदी में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, और इंग्लिश में मैं कुछ मेन जो टफ वर्ड्स हैं या जो कठिन शब्द हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आप में से भी क्या किसी ने ये एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मैंने भी खंगाला थोड़ा सा इसके बारे में, मुझे कुछ मिला ही नहीं, यूट्यूब पर, नेट पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अब ये नया सब्जेक्ट आया है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है, कभी कोई डिस्कस भी नहीं हुआ है। तो मेरा मन किया कि ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और युवा पीढ़ी तक जरूर जाना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें देखी, तो मुझे लगा यार ये सब्जेक्ट तो हमें बहुत पहले पढ़ाया जाना चाहिए था। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब तो शुरू हुआ। तो आप सब भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आप योग के विद्यार्थी हैं, या चाहे आप फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, या जो भी अलाइड सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो भी हैं, वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि जब हम इसकी यूनिट्स की चर्चा करेंगे, इसके पाठ्यक्रम की या सिलेबस की चर्चा करेंगे, जब मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। हाँ देखिए, इसमें जो भी नेट का सिलेबस होता है ना, उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 10 यूनिट होती हैं। जो नेट एग्जाम का पैटर्न है वही है कि जो फर्स्ट पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है।
ठीक है, सभी के लिए कॉमन होता है, वो जर्नल पेपर होता है। और दूसरा जो पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो सब्जेक्टिव होता है, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हिंदू स्टडीज है, वो आपके सब्जेक्टिव का रहता है। तो वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का रहता है, यानी टोटल आपके 300 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और अब की बार अच्छी बात यह है कि जो पीएचडी है आपके नेट के बेस के आधार पर ही होगी, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी कर रहे हैं, और पीएचडी के लिए भी, यानी जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उन्हें बार बार एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। वो नेट के जो मार्क्स आएंगे, जो परसेंटाइल आएगी, उसी के आधार पर आप नेट एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो देखिए 10 यूनिट होती हैं, 10 इकाई होती हैं, सभी बराबर डिवाइड होती हैं। प्रत्येक यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 यूनिट के 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यानी 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पेपर हो गया। 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट 10 नंबर की है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। तो 10 यूनिट 100 नंबर, प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर हो गए ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो प्रत्येक यूनिट है उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए यूनिट जो 1 है, सबसे पहला इसमें है भारतीय दार्शनिक प्रणाली, यानी इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, पार्ट 1, पार्ट ए, है ना, इंडियन नॉलेज, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, जो भारतीय दार्शनिक प्रणाली, क्योंकि पूरा जो भारतीय ढांचा है वो वास्तव में दर्शनों पे ही खड़ा है, तो इसलिए पहले उनकी चर्चा की है। तो पहली यूनिट में 14 यानी चतुर्दश विद्या स्थान की चर्चा की है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा की जो 14 प्रमुख ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सी 14 ब्रांचेज देखिए, उसमें आपके पुराण है, न्याय है, मीमांसा है, धर्मशास्त्र है। 4 तो ये हो गए, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों को समर्थियां भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी समर्थियां आ गई, पुराणों में सभी पुराण आ गए, और न्याय और मीमांसा दर्शन आ गए। 6 वेदांग है, यानी वेदांग समझ गए होंगे, हमने अलग वीडियो बना रखा है, क्योंकि ये कायदे हैं, एक समझ लीजिए वेद के। पहले ये नहीं पढ़ोगे तो आपको वेद समझ में नहीं आएंगे। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये क्या है? 6 वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, तो और 4 वेद है। तो 6 वेदांग, 4 वेद, कितने हो गए? 10, और 4 क्या हो गए? पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, टोटल कितने हो गए? 14। तो इन सब विषयों की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, और उनका परिचय होना, उनमें क्या क्या विषय हैं, क्या क्या मुख्य विषय हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी पुराण का क्या अर्थ होता है, कितने पुराण होते हैं, इनके रचनाकार कौन है, ठीक है, और मीमांसा दर्शन क्या है, इसके रचनाकार कौन है, न्याय दर्शन कौन के रचनाकार कौन है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि न्याय दर्शन के रचयिता ये हैं और सर मीमांसा दर्शन के रचयिता ये हैं। धर्मशास्त्र में कौन कौन से शामिल होती है समर्थी, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आगे उपवेद एवं उनके विषय एवं सामान्य विवरण। जो उपवेद है, उपवेद 4 ही उपवेद हैं, और उनके विषय और सामान्य विवरण। तो आगे है विविध शास्त्रों के नाम एवं उनके विषय एवं सामान्य विवरण, यानी जनरल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जो भी विषय हैं, है ना, किसके? इंडियन फिलोसफी के। तो 18 जो पुराण हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। कौन से पुराण? 18 पुराण। अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए 18 पुराण कौन से होते हैं, उनके नाम और पुराणों के 5 सामान्य लक्षण। ठीक है, सर्ग क्या है, प्रतिसर्ग क्या है, वंश क्या है, मनवंतर क्या है, वंशानुचरितता क्या है, और वेदांगों के नाम क्या है, वेदांगों में से प्रत्येक पर विवरण और उनमें से प्रत्येक के उद्देश्य और उनमें से प्रत्येक की वैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पुराणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि 18 जो पुराण है उनके नाम पता होना चाहिए, किसमें कितने श्लोक है वो पता होना चाहिए, और उनका मुख्य मुख्य जो विषय क्या है उसके अंदर वो पता होना चाहिए,
और प्रत्येक की जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेचर क्या है उसका वो आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही वेदांग के बारे में है, वेदांग क्या है ना, वेदों के अंग कौन से हैं, उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगला है ध्वन्यात्मकता और व्याकरण, मतलब कैसे आपकी ध्वन्यात्मकता, मतलब कैसे ध्वनि, कैसे उच्चारण आप करेंगे, उसका व्याकरण क्या होगा ना। एक तो उच्चारण ठीक होना चाहिए आपका, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए। तो संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के उच्चारण की वैज्ञानिक प्रकृति, शास्त्रों के नाम, है ना, कौन से संस्कृत के शास्त्र हैं जिसमें शब्दों का सही उच्चारण करने की विधि बताई है, क्योंकि जो भी हम उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, हमारे दिल पर भी पड़ता है, हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर भी पड़ता है ना। एक सब्जेक्ट होता है ना वैदिक हीलिंग चांट्स, तो कैसे हम वैदिक तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं चांट से। तो चांट्स का मतलब आपके उच्चारण की विधि ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप किसी को सही नाम से बोलेंगे तो वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, किसी का नाम बिगाड़ के आप बोलते हैं तो वो व्यक्ति दुखी होता है। तो ऐसे ही कोई जो शब्द है उसका उच्चारण अगर आप ठीक ढंग से करते हैं तो डेफिनेटली भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और उस शब्द का स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली आपके शरीर के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। अगली जो यूनिट है, अगली जो इकाई है, इकाई 2 है, यूनिट 2 है, यानी भारतीय दार्शनिक प्रणाली पार्ट 2 या भाग बे। इंडियन जो फिलोसफिकल सिस्टम है उसका पार्ट 2 है ये, यानी 2 पार्ट्स दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम भी बहुत बड़ा फिलोसफी है इंडिया का। इसमें धर्म, अर्थ और समाज पर भारतीय उपदेश, इसमें धर्म की चर्चा की है, अर्थ की चर्चा की है। आप ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ जो चतुष्ट है ये तो बहुत जरूरी है। 4 आश्रम है वो बहुत जरूरी है, 16 जो संस्कार है वो बहुत जरूरी है ना। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल संदेश है। अर्थशास्त्र, है ना, कहते हैं ना अर्थ से ही सारा अनर्थ हो रहा है, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था सारी इसी पर टिकी हुई है। गुरुकुल जो प्रणाली है, गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रणाली है वो, उसकी जानकारी होनी चाहिए। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि की जानकारी आपको होनी चाहिए। हमने इस पर वीडियो बना रखे अलग से ना, हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी था, इंडियन इथॉज इन एजुकेशन। तो उसमें एक यूनिट होती थी, उसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, है ना, वल्लभी विद्यापीठ, ऐसे जो भी प्रमुख प्राचीन कालीन जो शिक्षा के संस्थान थे भारत में, जिनके आज भी अवशेष मिलते हैं, जिनकी आज भी जानकारियां मिलती हैं, काश ये आज तक रहते तो पता नहीं देश क्या होता। तो इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इनमें विषय का परिचय होना चाहिए, ग्रंथों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके लेखक कौन है और उनका योगदान क्या है। जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, कौटिल्य का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। विष्णुगुप्त हैं या कौटिल्य कहें उनको, या चाणक्य कहें, है ना, अर्थशास्त्र उन्हीं से रिलेटेड है। तो चाणक्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनका क्या योगदान रहा है ना, और क्या क्या उनके मुख्य विषय रहे हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यानी भगवत गीता की रचना किसने की थी, किस किस का इसमें संवाद है, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। नालंदा जो है, तक्षशिला है, नालंदा को किसने बनवाया था, नालंदा कहाँ पर स्थित है ना, कैसा इसका ढांचा था, कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, पढ़ाई का सिस्टम क्या था, ऐसे तक्षशिला विक्रमशिला के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नास्तिक जो दर्शन है, 6 भारतीय आस्तिक दर्शन है ना, और 3 नास्तिक दर्शन है, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो जो थीस्ट और एथिस्ट जो दर्शन है, तो जो नास्तिक दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन, इनकी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आस्तिक जो दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न है, अगर आप योग के विद्यार्थी सुन रहे तो उत्तर मीमांसा या वेदांत को एक नाम और भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। थीस्ट और एथिस्ट दर्शनों के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली जो है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, मिथिला, कांची, नादिया, पुष्पगिरी, नागार्जुन कोंडा, शारदा पीठ, कश्मीर में जो है उज्जैन, जगदल और सोमपुर, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं,
या गुरुकुल सिस्टम है, इनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, किसने शुरू करवाए थे, है ना, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है तर्कशास्त्र, यानी जो भी लॉजिकल शास्त्र है, यानी उसका प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। पता है ना, ये प्रमाण सुना होगा आपने, किसी दर्शन में 3 दे रखे हैं प्रमाण, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 3 है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। आप मुझे बता सकते हैं ये किस में दे रखा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 जो प्रमाण हैं ये कौन से ग्रंथ में दिए गए हैं? आप मुझे बता सकते हैं आप। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, स्वतः, प्रमेय और प्रातः प्रमाण्य है। शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, हेतु, लक्षण, हेतुभाव, हेतुभाव, लक्षण, कारण और भ्रांति। यानी सब जो भी फिलॉसफी है, चाहे वो सांख्य फिलॉसफी है, चाहे मीमांसा फिलॉसफी है, चाहे योग फिलॉसफी है ना, सभी में उनके लक्षण, उनका व्यंजन, उनका तात्पर्य, उनका हेतु, लक्षण, हेतुभाव, ये सब आपको बताना है। पंच अधिकरण, पंच अधिकरण प्रणाली जो है, यानी विषय क्या है उसका, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति। ये पंच अधिकरण प्रणाली है कि विषय, संशय, पूर्व पक्ष और उसका उत्तर पक्ष और संगति, ये आपको पता होना चाहिए। धर्म, पुरुषार्थ, अर्थ, ये 4 पुरुषार्थ की चर्चा हम कर ही चुके हैं, है ना। प्रत्येक पुरुषार्थ की परिभाषा, धर्म, अर्थ और का मूल और व्युत्पत्ति, यानी ये धर्म और अर्थ है वो कहाँ से आए हैं, है ना, इनका मूल क्या है और इनकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। तो समर्थियों में इनका वर्णन मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का हम अलग से वीडियो भी बना चुके हैं और योग सार जो पुस्तक उसमें विस्तार से वर्णन इनका मिलता है। धर्म, यानी धर्मशास्त्र जो है, महाभारत है, मनुस्मृति है, वैशेषिक सूत्र है आदि विभिन्न ग्रंथों में परिभाषाएं और अर्थ, काम्य, नित्य, निषिद्ध, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना जो भी क्रम है इनकी चर्चा। अर्थ, पुरुषार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ, मूल, उत्पत्ति, तीर्थ यात्रा, जो भी तीर्थ यात्राएं करते थे वो बड़ी साइंटिफिकली होती थी। त्योहार होते हमारे देश के पूरे साइंटिफिकली है। सप्त जो पुरियां है ना, भारत में 7 पुरी हैं, उनका पता होना चाहिए आपको। और 12 ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। और उनके सामाजिक दृष्टिकोण और भारत की एकता और अखंडता के लिए इनका महत्व। भाई पूरे देश के लोग 7 जो पुरियां हैं वहाँ जाते हैं, है ना। 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ कहाँ है ना। 7 पुरियां कौन कौन सी हैं, भारत में प्रमुख जो त्यौहार होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, प्रमुख जो तीर्थ यात्रा स्थल है वो कहाँ कहाँ है, तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। भगवत गीता संख्या अध्याय जो 16 है उसमें उसका नाम ही दैवी और आसुरी संपद विभाग योग है ना, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और रामायण में राम के गुण, जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, राम के क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। राज्य प्रशासन से संबंधित कच्चित सर्ग का अध्ययन और अर्थ का विवरण, कि वहाँ का राम राज्य बोलते हैं वो क्यों था ऐसा, है ना, इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। महाभारत की समीक्षा एवं ज्ञान के भंडार के रूप में महाभारत जो है वो पूरी साइंटिफिकली है, तो उसमें कैसे वो ज्ञान का भंडार है। विदुर नीति और राजधर्म पर महाभारत के महत्वपूर्ण उपदेश, उसके अंदर विदुर नीति का वर्णन भी मिलता है, राजधर्म की चर्चा भी मिलती है। तो वो सब जो उपदेश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र का महत्व और अर्थशास्त्र में वर्णित विषयों का सामान्य परिचय। योगक्षेम, राजनीति, नीति के कल्याणकारी उपाय, सप्तांग, राज्य के 7 अंग, ये सब किसे मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। सद्गुण, राज्य के 6 उपाय, राजधर्म, राजा का कर्तव्य क्या है, राजमंडल, राजाओं का मंडल क्या है, और धर्म जैसे आधुनिक राज्य शिल्प की सांस्कृतिक नींव जो है यानी आदेश वो क्या है। अर्थशास्त्र में जो मूल चिंतन है उसका अध्ययन। तो देखिए मुख्य मुख्य विषय यहाँ पर दिए गए हैं। अर्थशास्त्र भी बहुत बड़ा है तो सिलेक्टेड विषय इसके दिए गए हैं। अगला है समाज एवं नागरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली के विविध ग्रंथों में सभी के कल्याण के लिए बताए गए उपाय, स्वास्थ्य वर्त की अवधारणा। भारतीय भाषाएं, जो भी भारतीय लैंग्वेजेज हैं, और साहित्य जो लिटरेचर है, भारतीय भाषाएं और उनकी उच्चारण प्रणाली कैसी है, संस्कृत भाषा और भारतीय भाषाओं से संस्कृत का संबंध क्या है, साहित्यिक रचनाओं, छंद आदि के लिए संस्कृत साहित्य का भारतीय भाषाओं पर प्रभाव क्या है, भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियां और विश्व भाषाओं में उनके प्रथम, प्रधान और प्रतिष्ठित अनुवादक, क्योंकि भारतीय जो लिटरेचर है वो विदेशों में भी पढ़ाया जाता है, कई देशों में पढ़ाया जाता है। तो कौन कौन सी कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं और कौन कौन सी भाषाओं में और कौन सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है ना,
रामायण महाभारत आज भी कई देशों में पढ़ाई जाती है, उनका ट्रांसलेशन भी हुआ है दूसरी भाषाओं में। तीसरी जो यूनिट है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो देखिए हिंदी में है ना थोड़ा सा अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग की मिस्टेक हो, आप समझ ही गए होंगे वैसे तो। तीसरा जो ज्योतिष शास्त्र है इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमी है। क्या है, एस्ट्रोनॉमी। तो देखिए इसमें जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें समय के मान, वेद के समय के विभाजन, वर्ष, महीने और दिन, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 13 महीनों के नाम। देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में 13 महीने हैं, 12 अर्धमाहों के नाम, चंद्र वर्ष के 354 दिन, महीने और अधिक मास, सामान्य समय गणना, समय की गणना के तरीके, चांद्र दिवस, सौर दिवस यानी चंद्रमा का दिवस होता है, सौर दिवस होता है ना, सौर वर्ष होते हैं, और वर्ष सावन दिन होता है, शक के से कली, शक से जोवियन वर्ष, विक्रम संवत से कली, कोलम वर्ष से कली। देखो कितनी अच्छी बात है कि हमें अपनी परंपराओं के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। भारतीय जो कैलेंडर प्रणाली है ना, इंडियन कैलेंडर भी रहा है ना, आजकल तो हम जो गार्गियन कैलेंडर है या वेस्टर्न जो कैलेंडर है उसका फॉलो करते हैं ना, ईसवी ईसा के जन्म से हम हर चीज मानते हैं। तो भारतीय कैलेंडर प्रणाली जो है, पंचांग क्या होता है, पंचांग के 5 तत्व कौन से हैं, संगगणना क्या है, नक्षत्र क्या होते हैं ना, सुना होगा ना, ग्रह, नक्षत्र, तारे, योग, करण, वर, ये सब, सूर्य, नक्षत्र, सौर, दिन दर्शिका, कैलेंडर, विक्रम संवत और शालीवाहन संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय दिन दर्शिका उसका पता होना चाहिए। तो हमारे देश के जो पंडित होते हैं या जो कहते हैं ना पत्रा देखते हैं, उन लोगों को इनकी जानकारी होती है, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं चीजें। सिद्धांत ग्रंथ में वर्णित ग्रहों की स्थिति, तो ग्रहों के बारे में आर्यभट्टीय में जो ग्रंथ है उसमें क्या बताया है, आहार गण की गणना, महायुग में ग्रहों की परिक्रमण संख्या, ग्रहों की मध्यम स्थिति, मंद संस्कार, शीघ्र संस्कार, सफुट ग्रह, आर्यभट्ट से नीलकंठ, अर्ध हेलियोसेंट्रिक मॉडल एक चर्चा की गई है उसमें, तथा ग्रहों के मॉडल का विकास, अयानाश निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीके। तो देखो मतलब एक गाना भी है ना, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। तो कहते हैं कि चंद्रमा, सूर्य, सबकी पृथ्वी से दूरी भारत ने बताई है, आज भी वही लागू है ना। अगर ना देता जीरो भारत, आर्यभट्ट ने जीरो दिया था, अगर वो नहीं देता तो कहते गणना करना भी मुश्किल था। तो ये कहाँ से दिया, कैसे दिया, इन सब की चर्चा इसी यूनिट में की गई है। कारण और वाक्य ग्रंथों से ग्रहों की स्थिति है ना, आज भी बताया गया है कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, ग्रह, नक्षत्र, तारों की स्थिति क्या रहेगी, पुच्छल तारा क्या होता है, सप्तऋषि क्या होते हैं, हमारे देखते बताते ना। आपने देखा है किसी ने सप्तऋषि तारा मंडल 3 ऐसे होते हैं और 4 एक चरपाई की तरह से होते हैं। ये किसने बताया हमें, हमें किताबों में नहीं मिला ये, हमें ये अपने पूर्वजों ने, अपने दादा दादी ने, उन्होंने बताया देखो ये सप्तऋषि है, ये पुच्छल तारा होता है, ये तारा सबसे लेट उदय होता है, ये पूर्व में होता है, ये पश्चिम में होता है, ये उत्तर में होता है। ये सब जानकारी तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग देते थे जब उनके साथ बैठते थे, और यही जानकारी हमें युवा पीढ़ी को देनी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब जो मतलब जो मैच्योर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की, तो जानकारी कैसे दे सकते हैं। कुछ बच्चों की भी जिज्ञासाएं नहीं है। चंद्रमा की स्थितियां है ना, मास वाक्यों, संक्रांति वाक्यों, नक्षत्र वाक्यों के महत्व। मतलब हमारे देश में बहुत से व्रत त्योहार जो है ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होते थे। माता प्रेग्नेंट होती थी तो बताते थे कि इस समय आपको सूर्य के सामने नहीं जाना है, आज चंद्र ग्रहण है ना, आज सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, मून एक्लिप्स है, तो कैसे लगता है। उसका साइंस तो मॉडर्न मेडिकल बताता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, है ना। तो ये सब जानकारी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। चौथी यूनिट है भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली। तो देखिए भारतीय शास्त्र प्रणाली में आयुर्वेद, सिद्ध, योग, लोक और जनजाति चिकित्सा पद्धति की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो देखिए भारत में चिकित्सा ज्ञान की लोक और शास्त्रीय धाराएं क्या हैं। लोक और जनजाति चिकित्सा, जो लगभग 8000 जो पौधे हैं उनके बारे में, घरेलू उपचार क्या क्या होते थे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होती थी, हड्डी की स्थापना करते थे ना, आजकल कायरोप्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हमें भी याद है, हम भी ठीक करा के आए हैं,
आज से 5-7 साल पहले आज भी गाँव में है जिनकी हंसली डिग जाती है, डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, उसको कौन ठीक करता है? गाँव में जो दादियाँ होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो तुरंत ठीक कर देते हैं बच्चे की हंसली। नाभि डिग जाती है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। नाभि डिगी हुई गाँव का जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो कोई महिला है, पुरुष, वो ठीक कर देता है। गाँव का व्यक्ति बता देते ना कि चश्मा में देख के बता देते थे कि इसको मोतीजरा है या नहीं है, इसको दाना या मोतीजरा बोलते हैं ना, टाइफाइड बोलते हैं, वो बता देते थे चश्मा से देख के या आंखों से देख के या सूंघ कर। मुझे आज भी याद है, मैंने देखा है। आप में से किस किस ने देखा है मुझे बताना। लेकिन आजकल ये चीज़ें डॉक्टर भी नहीं बता सकते। तो ऐसे ही कोई छोटी मोटी हड्डी भी खिसक जाती थी तो कमर में दर्द हो जाता तो उसको कुटका के ठीक कर देना, सेट कर देना, हड्डियों को अच्छे, हर दूसरे तीसरे गांव में एक अच्छा जानकार मिल जाता था। पशुओं की कोई हड्डी या कोई रोग है तो उसको ठीक करने वाले मिल जाते थे, वो पढ़े हुए नहीं होते थे, लेकिन उनको परंपरागत रूप से बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा जानकारी थी। सिंगी वाले होते हैं, सपेरे होते हैं, आंखों की दवाई ऐसी देते हैं, है ना। तो गांव में आते भी थे ठीक करने के लिए, या लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, या लोगों के दुख दूर करने के लिए, या लोगों को ठीक करने के लिए सेवा भाव से भी आते थे। और सबसे अच्छी बात, कहीं भी ये चिकित्सा पद्धति व्यावसायिक नहीं थी। झाड़ा देकर भी ठीक कर देते थे लोग। दाना है या आपको टाइफाइड है तो आप झाड़ा लगा के ठीक हो जाते थे। आज भी वो परंपरा चल रही है, कोई पैसे नहीं लेते। और मैंने देखा कई जगह पर पत्थरी निकालने के भी झाड़े लगाए जाते हैं, वहाँ निकल रही हैं पत्थरियाँ, तो उनका भी कोई चार्ज नहीं होता। तो सोचिए कितना सेवा भाव रहा है हमारे पूर्वजों में, हमारे दादा परदादाओं में, एक दूसरे की कितनी मदद करते थे। और इसलिए समाज में समरसता की भावना थी, सभी मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे। तो अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो किसी के घर में फाकी मिल जाएगी, फाकी ले आते थे, है ना। किसी को दस्त लग गए हैं तो ये चीज़ वहाँ मिलेगी, वहाँ से दे दो, इसको ठीक हो जाएगा, है ना। बच्चों को पहले फोड़े फुंसी होते थे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जो नीम का सोडा होता था वो रगड़ के लगा देते थे, है ना। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गांव में आज भी प्रचलित हैं, ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ जो हर माता, हर बुजुर्ग ये जानता था कि घर में कौन से महीने में क्या सब्जी बनानी है, कौन सा फल किस महीने में खाना है, कौन सा सलाद किस महीने में खाना है, इस समय कौन सा अनाज बदलेगा, है ना, कैसे पकवान बनाने हैं, कैसी उनकी रेसिपी रहेगी, और रोग अगर ये हो जाए तो कैसे उसको ठीक करना है, कौन सा काढ़ा पिलाना है, ये भी पता होता था कि भाई इसका काढ़ा बना के पी ले। आज भी गाँव में है ये, कि आज देखिए थोड़ा सा फेमस हो गया गिलोय वगैरह, लेकिन पहले बता देते थे कि बुखार चढ़ गया तो लौंग का, है ना, इसका काढ़ा बना के पी लो, ठीक हो जाओगे। अगर सर दर्द हो रहा है तो ये मिला के पी लो, आप ठीक हो जाओगे। पेट में दर्द है तो लस्सी में ये डाल के पी लो, ठीक हो जाओगे, है ना। आंखों की प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन ऐसे कर लो, ऐसे ठीक हो जाओगे। हर चीज की तो जानकारी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितने महान वो लोग थे, आज भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिकल की तरफ हम सब चले गए हैं और उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको हमने पीछे धकेल दिया है। शायद हम ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा आज भी, आज के दिन भी आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कस्बों में जरूर होगा जिसके पास आप कहीं ना कहीं बच्चे की पसली, है ना, ये जो कॉलर बोन होती है, इसको उठवाने के लिए ले जाते हैं, नाभि उठवाने के लिए जाते हैं, है ना। और बच्चे को भूख नहीं लगती तो ये जो रिब्स वगैरह होती है ना, बाँक उठाते थे, आज भी यही उठाते हैं, डॉक्टर के बस की बात नहीं है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आज भी कन्फर्ड हो जाती है, तो डॉक्टर की दवाई कम दिलाते हैं, झाड़ा जरूर लगवाते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो, डॉक्टर का बच्चा खुद झाड़ा लगवाता है कन्फर्ड होने पर। देखिए कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा साइंस है। चलिए, तो देखिए आयुर्वेद की पूरी इसमें चर्चा की गई है। आयुर्वेद के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। आदि व्याधि चिकित्सा क्या होती है, साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होती है। और हमारे देश में तो मतलब इंसान की चिकित्सा नहीं, बच्चों की चिकित्सा नहीं, बुजुर्गों की चिकित्सा नहीं, जानवरों की चिकित्सा भी जानते थे कि बैल को ये प्रॉब्लम है तो उसको ये दवाई देनी है, उसकी हड्डी टूट गई है तो ये करना है। जो ऊँट होते थे, ऊँटनी जो होती थी, उनकी चिकित्सा हमारे सामने हमने देखी है। उनको गरमंडे खिलाने किस महीने में, गाय भैंस को किस महीने में कौन सा औषधि पौधा खिलाना है वो उनको पता है ना। कौन सा उनको अनाज खिलाना ये उनको पता है। मतलब हमारे देश में इंसानों को ही नहीं बल्कि पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, जैसे हमने देखा है कि जब गांव में जो बिल्ली होती थी ना, कैट होती थी, तो बिल्ली को भी
लोग इतना प्यार से जब वो बच्चे को जन्म देती थी तो उसके पीने के लिए लोग चाय रखते थे, दूध रखते थे, है ना? बिल्ली दूध ज़्यादा पीती है, तो उनकी सेवा भाव थी, है ना? हर दूसरे, तीसरे, चौथे घर में एक मोहल्ले में एक आध बिल्ली मिल जाती है, आज भी उसकी सेवा भाव करते हैं। तो दादियाँ होती थी कि भई अब इसका जापा है तो इसको ये खिला दो, है ना? ऐसे ही आस-पास में जब डॉग होते हैं, तो जो बिच होती, कुतिया होती है, तो बच्चों को जन्म देती थी, तो उसके लिए वो जगह बनाते थे कि इसको रुकने के लिए व्यवस्था करो, पानी ना भर जाए बारिश में, और उसको खिलाते थे क्या? अच्छी चीज़ें उसके अनुकूल, कि इसका जापा है या 5-7 दिन इसको हमें ये चीज़ें खिलानी है। तो बच्चे भी उनके छोटे-छोटे बच्चों को खिलाते थे। शायद आप सबने भी खिलाए होंगे। तो देखिए कितना मतलब समरसता का भाव था। पशुओं को भी, पक्षियों को भी, जानवरों को भी हमने देखा है कि लोग हर गाँव में, हर मोहल्ले में उनकी व्यवस्था करते थे। पक्षियों के लिए दाना डालते थे मंदिर की छत के ऊपर या घर की छत के ऊपर। उनके लिए पानी के सकोरे रखते थे, आज भी रखते हैं कुछ गाँव में, है ना? और ऐसे पेड़ों के ऊपर वो कुछ बना देते थे ताकि पक्षी आराम से रेस्ट कर सके, रह सके। ऐसे घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति के जानवर होते थे, उनके लिए भी व्यवस्थाएँ करते थे, है ना? खेली वगैरह बनाते थे, पानी की व्यवस्था करते थे, ताकि जानवर आते-जाते पानी पी लें। और उनका कोई रोग हो जाता था, कोई दिक्कत होती थी, तो हमने खुद देखा है कि पालतू जानवरों के सब करते हैं, क्योंकि वो उनको फाइनेंशियल फ़ायदा करता है। लेकिन जो घुमक्कड़ जानवर है, जैसे आपके सांड घूम रहा है, या कोई गाय घूम रही है, या कोई भी गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा, कोई भी जानवर ऐसे घुमक्कड़ है, हिरण है, रोज है, उनको भी हमने देखा है। हिरण को भी माताएँ अपना दूध पिलाती हुई हमने देखी है। हिरण को भी घर में उपचार करते हुए हमने देखा है। तो आप सोचिए कि कितनी भारतीय लोगों की सोच उच्च उच्च होती थी कि जो जंगली जानवर होते थे, उनका भी लोग गाँव में उपचार करते थे। उनको भी ट्रीटमेंट देते थे, उनको भी प्यार से भोजन खिलाते थे, उनकी व्यवस्था करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी परंपरा को हमें जीवित करना है, इसी परंपरा, तभी हमारी प्रकृति बच पाएगी, तभी हमारे पेड़ बच पाएँगे, तभी हम बीमारियों से बच पाएँगे। है ना? नहीं रहा असर दुआओं में, क्योंकि खोट आया हम सबकी आत्माओं में। पहले कोई अपना कोई पराया नहीं होता था। हाँ, हमारे देश के लोग तो ऐसे थे कि जो जानवरों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो जानवर थे, जो बहुत ही हिंसात्मक जानवर हैं, उनकी भी सेवा भाव करते थे, उनकी भी रक्षा करते थे। उन्हें पता है कि ये साँप मेरे को काट सकता है, लेकिन उसको भी बकसते थे, उसकी भी सेवा करते थे। उनको पता है ये जानवर तुम्हें दिक्कत कर सकता है, लेकिन उसको भी सेवा करते थे, उसकी भी रक्षा करते थे। तो आयुर्वेद के बारे में सारी ये जानकारियाँ दी गई हैं, है ना? आयुर्वेद की 8 क्लिनिकल जो विशेषताएँ हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। भारत और दुनिया में आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति, उसकी चर्चा की गई है। सिद्ध बड़ी, है ना? पैथी रही है, साउथ में बड़ी फ़ेमस है ये। उसमें त्रिदोष की ज़िक्र मिलता है, नाड़ी परीक्षण है, मर्म विद्या है ना? मर्म चिकित्सा की हम चर्चा कर चुके हैं ना, कि कैसे मर्म से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कैसे हम, पहले वैद्य नाड़ी देख के बता देता था कि बेटा तेरा वात बढ़ा हुआ है, तेरा पित्त बढ़ा हुआ है, तेरा कफ बढ़ा हुआ है, तेरे को ये रोग, ये कहीं न कहीं विलुप्त होती चली गई है। और वनस्पति धातु सूत्रीकरण, तो जो वनस्पतियाँ होती थी, उनसे भी हम कैसे ठीक होते थे, कैसे धातुओं को हम अपने जीवन में देखा होगा ना कि लोहे को भी उसके सलाखों से हम फोड़े दागते थे, है ना? बहुत चीज़ें ठीक होती थी। स्वास्थ्य रोग की अवधारणा, है ना? ये सब इसमें दिया गया है सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में। फिर योग के बारे में दिया गया है, अष्टांग योग के बारे में दिया गया है, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, बंध, ध्यान, षटक्रम, है ना? और आधुनिक दुनिया में चिकित्सा के रूप में योग के अनुप्रयोग की भी चर्चा इसमें की गई है। इकाई जो 5 है, यानी स्थापत्य कला को आर्किटेक्चर कहते हैं आज की लैंग्वेज में। आजकल तो बहुत बड़े आर्किटेक्चर हो गए हैं, पढ़ाई होती है इसमें पूरी। लेकिन हमारे देश के लोग तो, हर व्यक्ति आर्किटेक्चर होता था, मुझे तो ऐसा लगता है। सबको सब पता था कि कुएँ का कैसे खोदना है, उसका कैसे डिज़ाइन बनाना है, घर में झोपड़ी कैसे बनानी है। राजा का जो महल बनता था, जो मिस्त्री बनाते थे, वो खुद ही आर्किटेक्चर होते थे, है ना? हज़ारों-हज़ारों लोग मिलकर काम करते थे। सभी आर्किटेक्चर थे, सभी स्थापत्य कला को अच्छे से जानते थे। तो इसीलिए आज भी 400, 500, हज़ारों साल पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, उनके अगर आप नमूने देखेंगे, तो आज के जो मॉडर्न जो आर्किटेक्चर हैं, वो भी समझ नहीं पाए उन चीज़ों को। बनाने की बात छोड़िए, उनको समझ ही नहीं पाए, उनके क्या साइंस था। अगला है, इसमें सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी थी, उसमें शहरी नियोजन कैसा था, है ना? हिंदू मंदिरों की वास्तुकला, जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी जो वास्तुकला है, लाजवाब है। मंदिर के पीछे घूमने का जो साइंस है, मंदिर की जो गुम्बद होती है उसका जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी है, साइंस भी है। और उनकी जो द्रविड़ शैली है, वेसर शैली है ना?
उन सब की चर्चा हमें इन सिलेबस में की गई है। और भारतीय प्राचीन और मध्यकालीन संरचनाओं का संक्षिप्त ज्ञान आपको होना चाहिए। यानी बौद्ध और जैन जो मंदिर हैं उनमें अलग तरह का डिजाइन मिलेगा। उदयगिरी, सांची, सारनाथ में देखा होगा आपने, अलग तरह का डिजाइन है। नालंदा, तक्षशिला में अलग तरह का डिजाइन है। चट्टान और गुफाएं हैं, उनमें मंदिरा, एलिफेंटा, जागेश्वरी, अजंता, एलोवेरा गुफाएं हैं। वो देख के आप हैरान रह जाएंगे कि बनाई कैसे उस समय जमाने में, न मशीनें थी न इतने औजार थे। हिमालय जो मंदिर है, केदारनाथ है, तुंगमठ है, जगेश्वर है, बालेश्वर है, इनका डिजाइन हजारों साल पहले बन गया था, वो कैसे बनाया होगा। प्राचीन मध्यकालीन जो मंदिर है, मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, इतने लंबे लंबे मंदिर है। दशावतार मंदिर है, देवगढ़ है, खुजाराओं के मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर टेराकोटा मंदिर है, विष्णुपुर जो बादामी के मंदिर हैं, एहोल के या चालुक्य मंदिर जो है, कांची और महाबलीपुरम के मंदिर है, चोल मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, मोडेरा, कटारमल, अल्मोड़ा और मार्तंड अनंतनाग में जो मंदिर है। मतलब क्या कलाकारी है! ऐसा नहीं है कि भारतीय किसी एक स्थान पर ही हो, संपूर्ण भारत में और बल्कि दुनिया में कई जगह ऐसे मंदिर बनाए गए हैं, ऐसी इमारतें बनाई गई हैं, ऐसा डिजाइन किया गया है जिसको मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्कुल भी जान भी नहीं पाए हैं, समझ भी नहीं पाए हैं। तो वास्तु जो कला है, वास्तुकला की जो शैली है, उसमें देवताओं को भी उजागर किया गया है। जो भी देवता होते थे, चित्रकारी जो होती थी, उनसे समझाया गया है कि उनसे प्रेरणा भी दी गई है। वो मतलब डिजाइन भी है, प्रेरणा भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, साइंस भी है, जानकारी भी है, ज्ञान भी है। और प्राचीन भारतीय जल भंडारण और संचयन प्रणाली की कैसे हमें जल को संचय करना है, ये आज भी ऐसे काफ़ी बावड़ियाँ मिल जाएंगी, काफ़ी कुएं मिल जाएंगे कि जिनमें जल को कैसे संचित करना है, उसका टेक्निक आपको मिल जाएंगी। कलनई बांध, बांध कैसे बनाने हैं, अदलेज, बावड़ी है ना, राजस्थान का तनाका तकनीक, बिहार की अपार पाइंस, ये तकनीक है कि किस किस तकनीक से वो बांध बनाते थे उस जमाने में जब आर्किटेक्चर होता भी नहीं था। नंबर 6 पर है इकाई इंडियन मैथमेटिक्स यानी भारतीय जो गणित है उसकी चर्चा है। तो इसमें जो भी गणित से रिलेटेड हमारी परंपरा में कहते हैं कि जो बड़े महान गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजन, वो कहते हैं कि मुझे चीज़ें महसूस होती थी, सपन में महसूस होती थी, मैं लिख देता था। तो सोचिए वो कितने माइंडेड होंगे, कितने स्पिरिचुअल होंगे, कितना वो ध्यान करते होंगे, कितना मेडिटेशन करते होंगे, है ना। गोरेशन प्रमेय है, सबने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, है ना। ये पूरी साइंटिफिक है। दशमलव प्रणाली के बारे में, डॉट लगाते हैं ना दशमलव, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब बातें हमारे वेदों में मिलती हैं। कोटि से महाआद्य तक की, कहते हैं ना, उस राजा की अक्षोणी सेना थी, तो अक्षोणी का मतलब कितना होता है। अन्य नामित जो अंक हैं, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बता रखा था जो है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, संख, 10 संघ, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, है ना। ऐसे हम 20-30 तक जानते होंगे। एक व्यक्ति ने 100 तक बोल के बताया है, 100 तक। सोचिए आप कितना, मतलब आपका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सब खत्म। मिलियन आजकल कहते हैं ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन हमारा संख पदम, 10 पदम, संख, है ना, उसके आगे जाएंगे तो पूरा 100 तक है। एक व्यक्ति ने बताया था, मैंने सुना था वीडियो। तो आर्यभट्ट जो जीरो का विकास किया है ना, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो आर्यभट्ट का जो गणितीय है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बारे में है ना। वर्गमूल है, सुकेर है, सुकेर रूट है, घनमूल है ना, क्यूब है ना, क्यूब जो बनाते थे। आर्यभट्ट की ज्या तालिका है ना, साइन जो टेबल है, तंत्र संग्रह में संशोधन, मतलब आर्यभट्ट ने बहुत चीज़ें दी है मैथमेटिक्स में ना, उनकी सब चर्चा हमें करनी है। ब्रह्मगुप्त गुप्त भी अच्छे हुए मैथमेटिशियन, उन्होंने भी जो संख्याएं हैं, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य का गणित है ना, रेखा है, द्विघात समीकरण जो है ना, उनकी चर्चा की है। चक्रीय चतुर्भुज जो होती है ना, क्वाड्रेटल, उनकी चर्चा की है। लीलावती एक ग्रंथ है मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा, उसमें अंक गणित की चर्चा की है ना, विपरीत विधि की चर्चा की है, अनुमान का नियम है, द्विघात जो समीकरण होती है ना, क्यूब वाली, सुकेर वाली, उसकी चर्चा की गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की समाधान, मिश्रण, संयोजन, समतल आकृतियां जो होती है ना, पैरेलल, समकोण होते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा की गई है। और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, उनकी चर्चा की गई है ना, रेक्टेंगल की चर्चा की है, सर्कल की चर्चा की है। और व्यास, डायमीटर जो होता है, सर्कुम्फ्रेंस होती है, सर्कल जो वर्त होता है उसका एरिया, क्षेत्रफल,
है ना, गोला जो होता है, स्फेयर जो होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल का आयतन, ये सब चर्चा इसमें की गई है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त गुप्त द्वारा कुटक विधि, है ना, वल्पसंहार और निरंतर अंश वल्पसंहार विधि, ये विधियां हैं उनकी, कुछ उनकी चर्चा की गई है। 1 और 2 कर्ण पद्धति है, उनकी चर्चा की गई है। ये पूर्णांक जो है, अंश जो है, और केरल जो स्कूल है उसमें पाई के लिए माधवे श्रेणी अंत्य संस्कार, पाई के लिए विभिन्न, मतलब पाई के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। नीलकंठ द्वारा पाई की अप्रियता, नीलकंठ और अनंत ज्यामिति श्रृंखला में के योग की धारणा। तो देखिए इसमें पूरा मैथमेटिक्स दिया गया है। कौन सा? वैदिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं इसे। वैदिक परंपरा में हमारे जो भी आर्यभट्ट हैं या हमारे दूसरे जो भी मैथमेटिशियन हुए हैं, चाहे भास्कराचार्य हो, लीलावती ग्रंथ हो, है ना, इन सब में हमारा वैदिक मैथमेटिक्स दिया गया है। हमारे वेदों में भी मैथमेटिक्स की चर्चा होती है। रसायन और धातु विज्ञान जो होता है, यानी आपकी जो यूनिट 7 है, केमिस्ट्री और मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान। तो देखिए जो रसायन है और जो धातु विज्ञान है, यानी केमिस्ट्री और मेटलर्जी, हर चीज़ के पीछे केमिस्ट्री होती है। तो हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, उसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है ना। कहते हैं ना, इन दोनों के बीच कोई ना कोई केमिस्ट्री चल रही है। तो ऐसे ही हमारे जो शास्त्र है उनमें भी पूरी केमिस्ट्री दी गई है, और पूरा जो धातु विज्ञान है वो दिया गया है। तो देखिए सांख्य और पातंजल जो प्रणाली है, सांख्य योग है और जो सांख्य दर्शन है, इनमें पूरी रासायनिक, यानी रसायन की बात की है, केमिस्ट्री की बात की है। तो इनके मूल घटक क्या है, अंतक्रियाएं क्या है, ऊर्जा का संरक्षण क्या है, ऊर्जा का जो सिद्धांत है ना, साचार्य का जो सिद्धांत है, ये जो द्रव्यमान है, इन सब की चर्चा की गई है। पदार्थ का उद्भव, मूल, परमाणु, इकाई का उद्भव, रासायनिक विशेषण, संश्लेषण, तत्व तथा परमाणु, सभी में तो की गई है। परमाणु की, तत्वों की चर्चा, एलिमेंट्स की चर्चा हमारे की गई है। 25 तत्व बताए सांख्य दर्शन में। तो प्राचीन भारत के आयुर्विज्ञान में रसायन विज्ञान, आयुर्विज्ञान जो है ना, जो आयुर्वेद है, जो मेडिकल है, उसमें केमिस्ट्री कैसे काम करती है उसके बारे में, भूत की भौतिक विशेषताएं, महाभूत जो होते हैं, पंच महाभूत, वो पूरा एलिमेंट बेस्ड है। पदार्थों की विशेषताएं क्या क्या, रासायनिक योग में आणविक गुणों का निर्माण, अणु, परमाणु, है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसका वर्णन हमारी सभी फिलॉसफी में दिया गया है। रंगों का जो गुण धर्म है उसके बारे में चर्चा है। बाहर का जो सिद्धांत है वो भी हमारे ग्रंथों में दिया गया है ना, उनके मापन की विधियां हैं। वेदांत दृष्टिकोण से पदार्थ के विभिन्न रूपों का उद्भव, बौद्ध और जैन के परमाणु सिद्धांत दिए गए ना, पुद्गल परमाणु बात की गई ना, बौद्ध और जैन में पुद्गल परमाणु। और न्याय वैशेषिक रासायनिक सिद्धांत भी दिया गया है इसमें। और इसमें वाचस्पति जो हुए हैं उनका 3 अक्ष द्विभौतिक यौगिक के अवयव का सचित्र निरूपण किया गया है। आणविक गति का अवधारणा का भी परिसंबंधन किया गया है। एक हमारे कणाद ऋषि हुए ना, कणाद, उन्होंने भी कण का सिद्धांत दिया था, परमाणु का ही, आणविक। बृहद संहिता में रसायन शास्त्र के विचार, वज्रलेप, वज्र संज्ञात बनाना, गंध युक्ति, एक बृहद संहिता है, उसमें भी पूरा ये दिया गया है। अगला है धातु क्रम विरासत, यानी अर्थशास्त्र, सोने, चांदी एवं अन्य धातुओं के का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ। और प्राचीन और मध्यकालीन में भारतीय ग्रंथों में वर्णित सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टीन, पारा, शीशा और जस्ता का प्रसंस्करण, रसारणव, रस रतन समुच्चय में वर्णित जस्ता आसुन, यानी ये जो भी हमारे धातुएं होती थी, देखो किसी रोग विशेष में धातु पहनाई भी जाती थी। और जैसे पानी पिलाना है तो इसको कौन सी धातु डाल के वो इतने घंटे में तैयार हो जाएगा, वो पानी पिलाते थे, तो औषधि का काम भी वो करता था, है ना। कुछ धातुएं भून कर फिर उनका कुछ जो चूरा सा बन जाता था वो भी औषधि के रूप में लिया जाता था। कौन से धातु के बर्तन का प्रयोग हमें करना है उसका भी उनको केमिस्ट्री पता थी। कि कांसी के बर्तन में कहते हैं कि अगर खीर रख देते हैं 1-2 घंटे बाद वो खराब हो जाती तो कांसी के बर्तनों में दूध, खीर ये नहीं रखते हैं, है ना। तांबे के बर्तनों में कुछ चीज़ें नहीं रखते हैं, स्टील के बर्तनों में कुछ चीज़ें नहीं रखते हैं। तो ये सारा साइंस था, उनको पता था कि कौन से केमिकल होते हैं, इसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होती है,
कार्बनिक अम्ल कौन से हैं, फल वनस्पतियों के आधार पर भी उनको पता था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अगली यूनिट है 8वीं, जीवन विज्ञान कृषि और पारिस्थितिकी, यानी लाइफ साइंसेज एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी। ठीक है, लाइफ साइंसेज एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी। तो देखिए इसमें कृषि शास्त्र की चर्चा की है, मृगायुर्वेद की चर्चा की है, पाक शास्त्र की और पवित्र उपवन की चर्चा की है। तो देखिए कृषि शास्त्र में वृक्षायुर्वेद, ऐतिहासिक विकास और महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व पाठ, स्त्रोत, उपवन जो होते थे ना, कैसे बाग बगीचे लगाने हैं, पंचवटी का आपने सुना होगा, है ना, कि पंचवटी में कौन से 5 पेड़ होने चाहिए और किस एंगल पर कौन सा पेड़ होगा। तो ये पूरा जो साइंस है हमारे शास्त्रों में दिया गया है। आप मुझे बता सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए, कि पंचवटी में कौन कौन से पेड़ आते थे, कौन से पंचवटी में 5 पेड़ होते थे और कौन सा पेड़ कौन से एंगल पर लगता था। ठीक है, तो कृषि प्रहार है, बृहद संहिता है, कृषि गीता है, ये सब पुराने ग्रंथ हैं। मनोरंजन उद्यान है, प्राचीन भारत में कृषि, पौधों के रोग उनका प्रबंधन, कीट नियंत्रण, पौधों के लिए खाद, प्लांट ग्राफ्टिंग टेक्निक, यानी ये सारी चीजें हमारे करते हैं आज भी। जैसे खेती करते हैं तो उसमें कोई रोग लग गया तो भाई गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, इसमें गाय के गोबर का छिड़काव कर दीजिए, इसमें रूढ़ी का खाद डाल दीजिए, इसमें ये चीज डाल दीजिए। तो सारी जो घर में गेहूं रखा है ये खराब ना हो, है ना, घर में ये रखा है ये खराब ना हो, तो इसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए। तो देखिए कितना मतलब साइंस था इसके पीछे। तो मृग आयुर्वेद जो है बड़ा फेमस ग्रंथ है, तो इसमें इसका परिचय दिया गया है। पाल कायप संहिता है, गजायुर्वेद है, शालिहोत्र संहिता है, अश्वायुर्वेद है। देखो आज हम नाम सुन रहे हैं, इनका नाम भी नहीं सुन पाए हम, ये तो ये ग्रंथ तो कहाँ अवेलेबल होंगे, हमने देखा ही नहीं है। मृग पक्षी शास्त्र है, तो देखिए पक्षियों के बारे में भी और जानवरों के बारे में हमारा शास्त्र है। जानवरों का वर्गीकरण और उनका विवरण, रोगों का निदान उपचार। देखिए कौन से जानवर में कौन से रोग होते हैं, जानवरों की कैटेगरी उसमें बताई गई है ना, और उनका कैसे उपचार करना है। कितना अच्छा साइंस, कितना बड़ा साइंस। कहते हैं कि घोड़े के पेट में दर्द हो जाता है तो मर ही जाता है, तो उस घोड़े को कैसे चने खिलाने हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें खिलानी है, आपके घर में ऊँट है तो क्या खिलाना है, मतलब हर चीज़ की तो जानकारी होती थी। पाक शास्त्र में, तो पाक शास्त्र के हमारे बहुत ग्रंथ है, पादक दर्पण है, जान कुतूल है, क्षेम कुतूहल है, पथ्य पथ्य विनिश्चय है, संतुलित आहार की अवधारणा, बैलेंस डाइट क्या होती है, पथ्य पथ्य क्या होता है ना, हितकारी या हितकारी भोजन क्या होता है, तो हमारे सभी आयुर्वेद योग ग्रंथों में बताया गया है। संतुलित आहार बनाने के लिए 8 कारकों का विचार करना, खाने के सही तरीके, कितने बजे खाना है ना, कहते हैं ना कि भूख से आधा खाओ, आटा जो होता है वो 1 घंटे पहले उसको गूंथना है, कितनी देर आटे को गूंथना है ना, कितनी अग्नि पर पकाना है, चावल जो खाते हैं कितनी अग्नि पर पकाना है ना, चावल बनाने की कई टेक्निक है। एक चावल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है बनाना, एक नुकसानदेह हो सकता है, तो कई टेक्निक बताई गई है पाक कला में कि चावल की, ये चावल उस रोग में काम आ सकता है, ये चावल आपकी शक्ति बढ़ाएगा, ऐसे अगर आप चावल बना के खाएंगे तो आपकी शक्ति को क्षीण करेगा। मतलब बहुत विधियां हैं, ऐसे ही सब्जी की हैं, रोटी की हैं, या दूसरे जो भी खिचड़ी है, या दूसरे तरीके से जो भी बनाने की विधियां हैं बहुत ज़्यादा है। पवित्र वन, पवित्र पौधे लगाने का जो फल है, क्या क्या मिलता है, अगर आप तुलसी लगाएंगे तो क्या उसका फल मिलेगा, तुलसी के क्या क्या फायदे हैं, कितनी मीटर तक वो ऑक्सीजन छोड़ती है, चंदन जो है, शमी है, अर्क है, प्लास है, प्लास का शरबत बड़ा अच्छा बनता है, ब्रह्मरक्ष भी कहते हैं प्लास को, खदीर है, देवदारू है, सुपारी है, नारियल है, केले है। तो ये पौधे कब लगाने हैं, किस मौसम में लगाने हैं, क्या फ़ायदे होते हैं लगाने के, है ना, कितनी इनकी जड़ जानी चाहिए, इनके फल कब आपको खाने हैं, है ना। देखा होगा ना आज भी सहतूत ना लगे तो उसमें पेम भी चढ़ाते हैं, उसको कट भी लगाते हैं ताकि इसके सहतूत अच्छे लग जाएं। ऐसे बेरी होती है उसको भी कट लगाते हैं, ये पूरा साइंस है। नीम, आम, दुधारू वृक्ष, कटहल, अश्वत्थ, औदुंबर, गुल्लर, पाकड़, फाइकस, बरगद, वटवृक्ष, इमली, काबिड़, बिल्ब, बेल होता है ना आजकल बड़ा चल रहा है गर्मी में, बड़ा अच्छा होता है पेट के लिए। पेट के रोगों में जिसको आंव बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, उनमें बहुत बहुत अच्छा काम करता है बिल। चंदन, चंदन बहुत अच्छा है, खुशबू छोड़ता है ना। शमी, अर्क, पलास, खदीर, देवदारू, कुटज, सर्पगंधा, हड़जोड़, हड़जोड़ आज भी गाँव मिल जाती है। हड़जोड़ एक घास टाइप का होता है, और जिनकी हड्डी टूट जाती है उसको हड़जोड़ पिला देते हैं, हड्डी जुड़ जाती है, इतना जबरदस्त पेड़ है ये। इंगुदी, सप्तरंगी, विषुमुष्टि, उशीरा, घास, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, एलोवेरा कहते हैं, कितना साइंटिफिक है, आज भी लोग यूज करते हैं।
पेट के रोगों में भी, चर्म रोगों में भी, जितने भी कॉस्मेटिक बनते हैं वो घृत कुमारी से बनते हैं, है ना। आपके हृदय रोगों में आप बता सकते हैं हृदय रोगों में कौन सा पेड़ काम आता है? बड़ा फेमस है, हृदय अमृतवटी भी बनती है उसकी। आप बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिख के। जो इकाई 9 है कला, यानी कला तो कला ही होती है। तो भरत मुनि नाट्यम आपने सुना होगा, उनके बारे में चर्चा है। नवरस का वर्णन है, 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाओं का परिचय है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी एवं शास्त्रीय। जो भी देखा होगा ना, आजकल तो मॉडर्न डांस ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन पहले हमारे नृत्य होते थे। तो नृत्य पशु भी करते थे, पक्षी भी करते थे, इंसान भी करते थे। और भारतीय सभी सनातन परंपरा में, ऋषि परंपरा में, है ना, उस वेदों में, सभी में नृत्य की बात की गई है। तो नृत्य का पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। और नृत्य आपके रोगों को भी ठीक करता है, आपके मन को पवित्र करता है। और कहीं भी उसमें असभ्यता नहीं है, उसमें पूरी तरह से संस्कार है और सभ्यता है। तो भारतीय जो नृत्य है, भारतीय जो चित्रकला है, देखा होगा ना, आज भी घरों में महिलाएं अपने घरों में दीवारों के ऊपर चित्रकला बनाती हैं। जो लुगड़ी ओढ़ती हैं, साड़ी पहनती हैं, उसके ऊपर भी कितनी अच्छी चित्रकला डिजाइन कर देती हैं। घर में जब अखबार बिछाते ना, तो वहां पर भी चित्रकारी कर देते हैं। पर्दे लगाते हैं तो उसमें भी चित्रकारी। जो घर में छोटे मोटे गद्दे, गूदड़ी जो भी होते थे, उनमें सब में चित्रकारी होती थी। सब महिलाएं करना जानती थी। कपड़े जो पहनते थे उसके अंदर चित्रकारी होती थी। दरवाजा बनाते थे उसके अंदर चित्रकारी करते थे। चित्रकला पर गीत गोविंद, रामायण तथा महाभारत का प्रभाव, मधुबनी, पट्टचित्र, फड़, कांगड़ा, ये सब चित्रकारी का वर्णन इसमें मिलता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का वर्णन, हिंदुस्तानी जो संगीत है बड़ा फेमस है। कर्नाटक जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख गायन विधाएं कौन कौन सी है? ध्रुपद क्या होता है, ख्याल क्या होता है, तराना क्या होता है ना, सुना होगा ना तराना। संगीत में वर्ण क्या होते हैं, वृणम, कृति क्या होती है, ताल, लय, विधा क्या होती है, ये सब इसमें है। भारत की लोक कला जो होती है ना, जैसे हरियाणा में रागनी बड़ी फेमस है ना, पंजाब में पंजाबी सॉन्ग बड़े फेमस है, राजस्थान में राजस्थानी बड़े फेमस हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगीत होता है, जो मतलब संस्कृति से जुड़ा होता है, जो ज्ञानवर्धक होता था। हर उनकी जो, जैसे कविताएं नहीं होती हैं, कविता पाठ करते हैं तो कोई ना कोई शिक्षा दे के जाती है। ऐसे हर रागनी, हर संगीत कोई ना कोई शिक्षा दे के जाता था। वो चाहे भारत के किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी गांव का क्यों ना हो। भारत की लोक कला, आदिवासी तथा आधुनिक कला विधाओं का परिचय। भारत की जो भी लोक कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, या दूसरी जो भी विधाएं हैं, दूसरी जो भी कलाएं हैं, वो आदिवासी कलाएं भी हो जाती हैं और आधुनिक कलाएं हैं, उन सब का परिचय आपको देना है। और पारंपरिक जो भी कलाएं हैं उनका परिचय देना है। और जो भी कहानियां हैं, संगीत है, मंच कला है, उन सब का परिचय देना है। क्षेत्रीय मंच कला अभिनय का परिचय है। कुडियट्टम है, यक्षगान है, छऊ है, जत्रा है, लोहरोबा है, थेयम है, अंकियतान है, पांडवानी है, चिंदू है, भागवत भागवत चिंदू भागवत है, भांड सुना है ना, भांड, जो नाचने गाने वाले होते हैं उनको भांड कहते थे। जानना है और अन्य है। आपने देखा होगा कि गांव में सपेरे भी आते थे, बीन बजाते थे, बड़ा अच्छा संगीत वो करते थे। गांव में रामायण महाभारत दिखाने के लिए पूरी टीम आती थी, है ना। गांव में बहरूपे भी आते थे, अलग अलग तरह से रूप बदल बदल के गांव में दिखाते थे। आज भी कुछ कुछ जगह पर आते हैं ऐसे। जानवरों का खेल दिखाने के लिए आते थे, सर्कस आते थे, मतलब भांड आते थे। अ, जो क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जो खानाबदोश की तरह जीवन जीते हैं, जैसे लोहार होते हैं, उनमें भी अच्छी कला होती है ना। वो आपके बर्तन या जो चीज़ें होती हैं बड़ी अच्छी डिजाइन करके देते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही जो बंजारे होते थे, है ना, वो बजाने की कला उनके पास बहुत अच्छी होती थी। तो बहुत जनजाति हैं भारत में जिनके पास अलग अलग कलाएं होती थी। अच्छा, एक और सुना होगा आपने, कठपुतली, बड़े बड़े शहरों में दिखाई जाती थी, गांव में बड़ी फेमस थी। कठपुतली वाले आते थे ना, तो कठपुतली भी नृत्य कराते थे ना, उंगलियों से चलाते थे, खुद भी करके दिखाते थे। हमारा भी देखा हुआ है, आजकल तो ये सब बंद हो गया है। कठपुतली है, तोल है, तोलू है, बोमलता है, रावण छाया है, तो तोलपा व कुत्तू है। पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी ना, पंचतंत्र का कठपुतली नृत्य कला का प्रभाव। अच्छा, यूनेस्को की ICH सूची में प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय कला विधाओं तथा सांस्कृतिक त्योहारों का वर्णन तथा नामांकन प्रक्रिया का महत्व। यानी यूनेस्को जो है उसकी ICS सूची है ना, ICS, इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो भी उनके पास सूची है, उसमें कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी कलाएं उसमें शामिल है।
काट पयादी में मेलाकार था। राग नाम पद्धति का अनुप्रयोग, कर्नाटक संगीत में विकास क्रम के चरण का परिचय, चतुर्दंडी से आधुनिक संगीत सहगान पद्धति तक की यात्रा। यानी पूरा जो भारतीय संगीत शास्त्र है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्योंकि हमारे वेदों में भी तो संगीत की चर्चा की गई ना। कौन सा वेद आप बताइए संगीत से रिलेटेड है, नृत्य और संगीत से रिलेटेड है, कौन सा वेद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अंतिम इकाई यानी भारतीय प्राचीन भारत और विश्व, यानी एंशिएंट इंडिया एंड वर्ल्ड, प्राचीन भारत और विश्व। तो देखिए पश्चिमी दुनिया में भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है का प्रभाव मध्य एशिया यूरोप में भी रहा है। मतलब भारतीय जो ज्ञान है वो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्ध काल में हमने पढ़ा है ना, बौद्ध काल में शिक्षा के जो केंद्र थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो एशिया और के कई देशों के लोग आते थे, मंगोलिया से है, चाइना से है, रसिया से है ना, अगर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वर्मा है, सब देशों के लोग वहाँ पर सीखने के लिए आते थे। प्राचीन यूरोपीय भाषाओं और उनकी पुरानी कथाओं पर संस्कृत का प्रभाव, देखिए यूरोप के ऊपर भी भारतीय भाषाओं का प्रभाव कहीं ना कहीं रहा है, उनकी भी पुरानी कथाओं पर संस्कृत का प्रभाव रहा है। प्राचीन ग्रीस के विचारकों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव, जो ग्रीस होता है ना, एथेंस ग्रीस, जहाँ पहले ओलंपिक हुए थे, इटली ग्रीस, इनमें तो मंदिर भी है भारत के, और भारत की बहुत कलाएं प्रचलित हैं यहाँ पर। थेल्स, हेराक्लिप्सिस, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, प्लेटोनिस, नियो प्लेटोनिज्म आदि जो भी हैं, इनके ऊपर भी प्रभाव रहा है भारतीय शैली का। रोमन साम्राज्य, रोम जो था प्राचीन, और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार हमारा होता था। रोम के साथ तो बहुत पुराना व्यापार था, तो रोमन साम्राज्य होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आपने पढ़ी होगी, सुमेरिया की, काइसाइट्स की, फारस की, यजदी और आदि में सांस्कृतिक प्रभाव। आगे है पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव। दक्षिण पूर्वी एशिया में तो है ही, भारतीय संस्कृति से प्रभावित विभिन्न साम्राज्य, मातराम का साम्राज्य, मूर्ति पूजक साम्राज्य, देखो इसमें ईस्वी भी दी गई है, खमेर साम्राज्य, सेबू के राजनते, अत्युता साम्राज्य युग, श्री विजय साम्राज्य। दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक नामों पर भारतीय प्रभाव, भारतीय मंदिर और वास्तुकला का प्रभाव। अंकोर का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। पूरा बेसाकी मंदिर जो बाली इंडोनेशिया में है, यानी कंबोडिया में, इंडोनेशिया में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारी संस्कृत का। बाटू की गुफाएं हैं मलेशिया में, सेलेंगोर में, वेट काउ है चंपास्क लाओस में, श्री वीरम कालिया ममान सिंगापुर में है, ब्योन मंदिर भी यहाँ पर है, मरियमन मंदिर वियतनाम में है। देखो वियतनाम में भी हमारी संस्कृति का, कल्चर का पूरा प्रभाव है। दक्षिण पूर्वी एशिया के चित्रों, रंगमंच और नृत्य पर रामायण और महाभारत का प्रभाव भी है। जावा और बाली है, उनकी जो कानूनी किताबें हैं उनका सार समुच्चय जो बोलते हैं, उनमें हमारा जो समर्थी है उनका प्रभाव है ना, मनुस्मृति का पूरा प्रभाव है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रभाव है। ब्राह्मी लिपि और बर्मा, थाई, लाओस, कंबोडिया की लेखन भाषाओं का इसमें पूरा प्रभाव है। लगुना, कप प्लेट, फिलिपीन द्वीप समूह, जापान में सिद्धम लिपि आदि बड़ी फेमस हैं। बल्कि कई देशों में तो हिंदू देवताओं को पूजते हैं, वहां पर मूर्तियां हैं, उनकी मंदिर है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, गणेश, राम, गरुड़, नाग आदि की पूजा कई देशों में होती है, उनके मंदिर है, फेमस मंदिर। श्रीलंका और अफ्रीका से संपर्क, कपड़ा, प्रौद्योगिकी और व्यापार से ना, श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी, उससे तो बहुत अच्छा संपर्क रहा है ना। कहते हैं ना रावण राज्य वहां पर होता था, राम की लंका वहां होती थी, ऐसा बताया जाता है। तो हमारा कपड़ा से, प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री से वहां पर व्यापार होता रहा है सदियों से। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव रहा है। श्रीलंका में चोल का भी प्रभाव रहा है, साहित्य का भी, जातक जो कहानियां हैं बौद्ध धर्म की, उनका प्रभाव रहा है। अफ्रीका और भारतीय वस्त्र का काफ़ी मिला जुला प्रभाव रहा है। अफ्रीका में स्टोन कार्वर्स जो हैं, स्क्वेट्रो द्वीप में शिलालेख हैं, वो हमारे मिलते हैं। कंबोडिया के जो संस्कृत शिलालेख हैं उनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति यहाँ तक भी पहुँची है। आधुनिक पश्चिमी विचारकों पर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव, यानी जो मॉडर्न जो विचारक हैं, है ना, वेस्टर्न जो विचारक हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव है। वो इमर्सन हो, व्हिटमैन हो, थोरो हो, क्रिस्टोफर हो, इशरवुड हो, एल्डस हो, हेक्सले हो, जेसोफ हो, कैंपबेल हो, एलन वॉट्स हो, विलियम समरगेट हो, मोगम हो, विलियम जेम्स। बीटल ग्रुप सुना होगा ना, भारत में आया था, जो योग सीख के गया था, किससे? अयंगर साहब से। ठीक है, बीटल ग्रुप से बड़ा प्रभावित रहा था, जो
म्यूजिक के लिए बड़ा फेमस था। जॉर्ज हैरिसन्स है, तुरीय संगीतानंद है, निकोलस टेल्स आपने सुना होगा, डेविस बॉकम है, इरविन है ना, इरविन समझौता आपने सुना होगा, श्रोडिंगर, कार्ल सगन, फ्रिट्जोग कफ्रा, लैरी ब्रिलियंट, रामदास, डैनियल गोलेपमैन, पैट्रिक गेट्स, डेनिस वाइट, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, स्टीव जॉब्स। सुना होगा आपने, आजकल स्टीव जॉब्स का नाम बड़ा फेमस हो रहा है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक जो थे, जुकरबर्ग, है ना, आर्थर शोपेनहावर, आदि फर्डे, सोमेरू, नोम चोमस्की। देखिए इनके ऊपर कितना भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है। तो भारतीय संस्कृति के, लिटरेचर के बहुत ही अच्छे एडमायरर रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं। कौन? वेस्टर्न जो फिलोसफर हुए हैं, वेस्टर्न जो बुद्धिजीवी हुए हैं, वेस्टर्न जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत लिखा और सदियों से लिखते आ रहे हैं। विश्व पर योग का प्रभाव, पश्चिमी पर प्रभाव छोड़ने वाले दार्शनिक यानी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में एकदम से तहलका मचा दिया था ना। उन्होंने भाषण दिया था ना अमेरिका में, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन से सन में दिया था बताना मुझे कमेंट बॉक्स में करके। परमहंस योगानंद जी अमेरिका में रह के पूरा ज्ञान बांटा उन्होंने योग का। श्री अरविंद जी, परमहंस जी ने क्रिया योग का ज्ञान दिया। श्री अरविंद, है ना, इंग्लैंड में रहे काफ़ी दिन। महर्षि महेश योगी, ये तो ऐसे योगी हैं, हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिन्होंने नीदरलैंड में या हॉलैंड में राम मुद्रा चला दी थी आज से 25-30 साल पहले। बड़ा प्रभाव रहा है। आचार्य रजनीश, कहते हैं अमेरिका में रजनीश नाम का शहरी बसा दिया था। बहुत बड़े उच्च कोटि के फिलोसफर हुए, पूरी दुनिया इनकी फॉलोअर थी। जय कृष्णमूर्ति का भी अच्छा नाम रहा है, इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है। स्वामी शिवानंद जो परंपरा है, चाहे उसमें शिवानंद जी हों, विश्वानंद जी इनके गुरु थे, फिर शिवानंद, फिर सत्यानंद और फिर वर्तमान में निरंजनानंद सरस्वती। पूरी दुनिया में इनके सेंटर हैं योग के। BK सेंगर, जिन्होंने पूरी दुनिया को योग में बना दिया था, जिनकी पुस्तक को लाइट ऑन योग को बाइबल ऑफ योग कहा जाता है। श्री कृष्णमाचारी, है ना, टी कृष्णमाचारी जो BK सेंगर के गुरु थे, उनका भी बड़ा नाम रहा है। विविध क्षेत्रों पर योग का प्रभाव, 18वीं शताब्दी से पश्चिमी कला, संस्कृति और फिल्म पर प्रभाव, पश्चिमी साहित्य पर प्रभाव। यानी योग का प्रभाव कला पर भी रहा है, संस्कृति भी रहा है, फिल्म पर भी रहा है और पश्चिमी साहित्य पर भी रहा है। तो ये है 10 यूनिट्स किसकी? भारतीय ज्ञान प्रणाली की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स। ठीक है, कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट। तो आज हमने जाना इसके बारे में, IKS के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में हमने जाना, जिसका कोड क्या है? 103 है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये नेट के लिए। किसके लिए? नेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।